सो हे एवरीवन, ये हमारे जेनेटिक इंजीनियरिंग सीरीज़ का थर्ड लेक्चर है और यहाँ पर हम पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ जीन ट्रांसफ़र. ओके, मेथड्स ऑफ जीन ट्रांसफ़र. अब जो जीन ट्रांसफ़र है उसके लिए हमें कुछ सोर्स चाहिए, है ना. मतलब कुछ क्या कहना चाहिए, कुछ एक मीडियम चाहिए. जैसे कि यहाँ हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए है और ये हमारा होस्ट है, तो ये अपने आप तो नहीं चला जाएगा ना. इसे कुछ इंडक्शन चाहिए, कुछ चीज़ उसे इंड्यूस करे जो वो वहाँ तक पहुँचे, या फिर कुछ चीज़ इसे इंड्यूस करे कि ये इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को अपने अंदर लाने के लिए एलिजिबल हो जाए, काइंड ऑफ, है ना. तो अब क्या होता है, जीन ट्रांसफ़र के बेसिक 3 मेथड्स होते हैं. फर्स्ट होता है फिज़िकल मेथड ऑफ जीन ट्रांसफ़र, है ना. फिज़िकल मेथड के अंदर आता है इलेक्ट्रोपोरेशन, माइक्रो इंजेक्शन, जीन गन मेथड या जीन गन मेथड, लाइपोसोम मीडिएटेड जीन ट्रांसफ़र. ओके, इसके अलावा और भी हो सकते हैं, पर ये सबसे इम्पॉर्टेंट है और इससे हमें इतने को पढ़ना है अभी, ठीक है. अब इसके बाद आते हैं सेकंड, केमिकल मेथड. अब केमिकल मेथड के अंदर हमें 2 पढ़ना है. एक होता है पेग मीडिएटेड. पेग क्या होता है, सोचो, आपने पढ़ा होगा कहीं ना कहीं. तो पेग होता है पॉली इथाइलिन ग्लाइकॉल, ठीक है. तो पॉली इथाइलिन ग्लाइकॉल मीडिएटेड जीन ट्रांसफ़र, ठीक है. अब नेक्स्ट है डाइथाइल अमीनो इथाइल डेक्स्ट्रन मीडिएटेड, ठीक है. लास्ट आता है हमारा बायोलॉजिकल मेथड. बायोलॉजिकल में हम पढ़ेंगे एग्रो बैक्टीरियम मीडिएटेड जीन ट्रांसफ़र, ठीक है. एग्रोबैक्टीरियम जिसमें टीआई प्लाज्मिड होता है, और इसके अलावा एक और होता है जो कि है प्लांट वायरस. तो प्लांट वायरस को यूज़ करके भी हम प्लांट वायरस वेक्टर को यूज़ करके भी हम जीन को ट्रांसफ़र कर सकते हैं होस्ट सेल में, ठीक है. अब एक एक करके हम सारे पढ़ेंगे. तो सबसे पहले फिज़िकल. सबसे पहले हम फिज़िकल मेथड पढ़ेंगे, जिसमें फिज़िकल मेथड में भी सबसे पहले हमारा है इलेक्ट्रोपोरेशन. अब इलेक्ट्रोपोरेशन से एक चीज़ समझ में आ रही होगी कि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का यूज़ किया है, ठीक है. तो इलेक्ट्रो जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का यूज़ किया है, पोरेशन मतलब पोर फॉर्मेशन. तो इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे ये हमारा एक सेल है, तो इसको हमने एक इलेक्ट्रोपोरेशन बफर में, इस इलेक्ट्रोपोरेशन टैंक के अंदर इस सेल को रखा है, समझो, ठीक है. और इसके आसपास बहुत सारे डीएनए हैं. अब क्या होगा, हम यहाँ पे एनोड लगा दिया, समझो, ठीक है, और कैथोड लगा दिया. अब यहाँ से हम इलेक्ट्रोड्स के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं.
अब जब हमने इलेक्ट्रिक शॉक दिया इस सेल को तो इसके सेल मेम्ब्रेन में छोटे छोटे पोर्स बनने लगे, है ना। ये जो छोटे छोटे पोर्स है ये क्या करेंगे, इन डीएनए को अपटेक कर लेंगे। तो डीएनए अपटेक कर लिया मतलब कि वो ट्रांसफॉर्म हो गया। तो एक ये तरीका है हमारे जीन ट्रांसफ़र का, और ये ना डायरेक्ट जीन ट्रांसफ़र के अंडर आता है क्योंकि हम डायरेक्टली जीन को ट्रांसफ़र कर रहे हैं। बाकी जो कुछ मेथड्स है जैसे कि एग्रोबैक्टीरियम मीडिएटेड, वो इनडायरेक्ट मेथड है क्योंकि हम उसको डायरेक्टली नहीं भेज रहे, हम टीआई प्लाज्मिड का यूज़ करके जीन को भेज रहे हैं। तो इसको हम लिख देते हैं डायरेक्ट मेथड ऑफ जीन ट्रांसफ़र, ठीक है। अब इलेक्ट्रोपोरेशन होता क्या है, तो इट्स ए मेथड in which an electric field is applied to the cell. और वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना वो बहुत ज़्यादा भी नहीं होता है, जो इलेक्ट्रिक पल्स हमारा, क्योंकि हमें सेल को किल नहीं करना है, हमें बस उसमें इतना इलेक्ट्रिक फील्ड देना है कि वो उसमें पोर्स इंड्यूस हो जाए और वो डीएनए को अपटेक कर ले, वो ट्रांसफॉर्म हो जाए, ठीक है। तो अ मेथड इन विच एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड टू द सेल सो दैट इट अपटेक्स द एक्सोजिनस मतलब जो बाहर, उसके बाहर जो डीएनए रखा है, ठीक है, एक्सोजिनस डीएनए, ओके, फ्रॉम द सस्पेंडिंग सोल्यूशन, ओके। अब हम लिख लेते हैं कि जो पोर्स है वो क्रिएट हो जाते हैं, ठीक है। द इलेक्ट्रिक फील्ड results in the formation of transient pores, ठीक है। और यही पोर्स क्या करते हैं, जो डीएनए है उसको और अंदर ले लेते हैं, ठीक है। ट्रांजिएंट पोर्स इन दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, थ्रू विच, यहाँ तो लिख दिया मैंने, वैसे लिख देती हूँ, थ्रू विच द डीएनए एंटर्स, ठीक है। तो ये मेथड होता है इलेक्ट्रोपोरेशन का। अब इसमें देखो क्या क्या होता है, मैं यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम बनाती हूँ। ये हमारा है पावर सप्लाई, ओके। ये हमारा इलेक्ट्रोपोरेशन टैंक है, इसके अंदर, है ना। और ये हमारा इलेक्ट्रोपोरेशन सस्पेंशन है, इसमें सेल्स है। यहाँ पे इलेक्ट्रोपोरेशन बफर, और ये हमारे सेल्स, ठीक है। और हम यहाँ पे इलेक्ट्रोड्स भी बना सकते हैं, जैसे कि समझो ये इलेक्ट्रोड्स है, ओके। तो अब यहाँ से हम ऐसे बना देते हैं इलेक्ट्रोड्स, ओके। तो ये हमारा पूरा सिस्टम होता है जहाँ पे हम इलेक्ट्रोपोरेशन कराते हैं।
अच्छा, मैं एक और चीज़ इसमें बताती हूँ कि जो इलेक्ट्रोपोरेशन होता है ना, वो सबसे ज़्यादा एफिशिएंट कहाँ पर होता है? मेटाफेज़ में। तो सेल्स को हम अरेस्ट करते हैं, ठीक है, मेटाफेज़ में। तो दो सेल्स विच आर अरेस्टेड एट मेटाफेज़ आर वेरी सूटेबल। अब ये क्यों होता है, आप बताओगे? फॉर इलेक्ट्रोपोरेशन, ठीक है, सुटेबल फॉर इलेक्ट्रोपोरेशन बिकॉज, क्यों होता है बताओ? वो इसलिए होता है क्योंकि मेटाफेज के टाइम पूरा का पूरा न्यूक्लियर एनवेलप एब्सेंट होता है, जिसके कारण से जो और ना, एक तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी एब्सेंट होता है, और जो मेम्ब्रेन है ना वो बहुत ज़्यादा परमिएबल भी हो जाता है। तो ये दो एडवांटेज हो जाते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि cells which are rested at metaphase are very suitable because the nuclear pore is absent and the plasma membrane is very permeable. Okay. अब जो हमारे जीन ट्रांसफ़र मेथड्स हैं उनको हम मोस्टली जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स बनाते हैं, जैसे कि जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स, है ना, और कुछ जीन थेरेपी में भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अब देखो, इलेक्ट्रोपोरेशन जो है वो क्यों अच्छा है, ठीक है? तो वो क्या करता है, मतलब इसको हम क्यों प्रेफर करते हैं? क्योंकि वो फास्ट है, ठीक है, बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट है, ओके, और सिंपल टू यूज़ है, इनएक्सपेंसिव है एज़ कम्पेयर टू अदर्स, एक्सपेंसिव, और इट हैज़ वेरी लो सेल टॉक्सिसिटी, ठीक है। लेकिन दिक्कत कहाँ आ जाती है? एक लिमिटेशन आ जाता है कि जब हम प्रोटोप्लास्ट क्या होता है? ऐसा सेल जिसमें सेल वॉल नहीं है, सेल वॉल को हटा दिया गया हो, उसको हम कहते हैं प्रोटोप्लास्ट। तो हम जब प्रोटोप्लास्ट का यूज़ करके उसमें इलेक्ट्रोपोरेशन से जीन ट्रांसफ़र करने की कोशिश करते हैं, तो ऐसे प्रोटोप्लास्ट को हम प्लांट्स, मतलब ऐसे प्लांट्स के सेल्स को जिसको हमने प्रोटोप्लास्ट में कन्वर्ट किया है और उसे हमने इलेक्ट्रोपोरेशन से जीन ट्रांसफ़र किया है, तो उसको हम वापस रीजनरेट नहीं कर पाते एक फुली ग्रोन प्लांट में, ठीक है। तो ये एक उसका डिसएडवांटेज हो जाता है। तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट to regenerate the whole plant from protoplast. अब जो प्लांट सेल वॉल होता है ना, वो बहुत ही हार्ड होता है, इसलिए हमें प्रोटोप्लास्ट का यूज़ करना होता है फॉर इलेक्ट्रोपोरेशन, है ना। तो अगर हम यहाँ पे प्रोटोप्लास्ट का यूज़ करें इलेक्ट्रोपोरेशन में, इफ़ प्रोटोप्लास्ट इज़ यूज्ड इन इलेक्ट्रोपोरेशन, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है हमारा माइक्रो इंजेक्शन, फिज़िकल जीन ट्रांसफ़र का नेक्स्ट मेथड है माइक्रो इंजेक्शन। इसमें ना क्या होता है, जैसे ये एक सेल है हमारा, वाइट से बनाती हूँ, ये हमारा सेल है, ठीक है, ये इसका सेल मेम्ब्रेन है, और ये उसके ऑर्गेनल्स है, और ये है न्यूक्लियस, ठीक है। अब क्या होता है, एक
होल्डिंग पिपेट से इस सेल को ऐसे पकड़ा जाता है, ये है होल्डिंग पिपेट, PIPETTE, ठीक है। और ये होल्ड कैसे करता है, वो यहाँ से इसको सक्शन पावर से, ठीक है, यहाँ से सक्शन पावर से उसको होल्ड करके रखा है, और इतना नहीं कि अंदर ही चले जाए, है ना, जस्ट इनफ टू होल्ड इट। और यहाँ से एक इंजेक्शन, ठीक है, इंजेक्शन से, जैसे ये हमारा DNA सॉल्यूशन है, ये इस इंजेक्शन से इसको इंजेक्ट करता है और यहाँ से फिर प्रेशर डालते हैं, ठीक है। इसको हम कहते हैं इंजेक्शन पिपेट, ठीक है। ये हमारा होल्डिंग पिपेट था, ये सेल है, ये न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के अंदर DNA डालना है, ये DNA सॉल्यूशन है, यहाँ से प्रेशर डाला इंजेक्शन पिपेट के थ्रू, ठीक है, उसको डाल दिया, तो ये होता है माइक्रो इंजेक्शन। तो इसे हम लिख सकते हैं, ये भी डायरेक्ट जीन ट्रांसफ़र का मेथड है, तो डायरेक्ट जीन ट्रांसफ़र मेथड where the DNA is directly mechanically injected, directly mechanically injected in the cell, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे ये जो लिमिटेशन बताया था, इसमें एक और एडअप कर लेना कि इलेक्ट्रोपोरेशन में एक डिसएडवांटेज रहता है कि उसमें सेल मोर्टेलिटी का डर रहता है ना, कि अगर थोड़ा सा ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लग जाए, सेल ज़्यादा सेंसिटिव है, तो वो मर भी सकता है सेल, ठीक है। ठीक है, तो जीन ट्रांसफ़र, डायरेक्ट जीन ट्रांसफ़र मेथड वेयर द DNA is directly mechanically injected in the cell using a glass micro capillary injection pipette, ठीक है। ये हो गया माइक्रो इंजेक्शन में। अब माइक्रो इंजेक्शन में ये सब भी लिख सकते हो कि जो प्रोटोप्लास्ट है हमारा, प्रोटोप्लास्ट इज़ इमोबिलाइज्ड मतलब उसको इमोबिलाइज उस जगह पे स्टिक कर दिया काइंड ऑफ, ताकि वो हिले ना, ठीक है। स्टिक अप ग्लू से नहीं किया, उसके अलग अलग मेथड्स होते हैं। इमोबिलाइज्ड मतलब बहुत सारी इमोबिलाइजेशन टेक्निक्स होते हैं, जैसे कुछ ऐसे होते हैं जिसमें बॉन्ड्स का यूज़ करते हैं, जैसे कि कुछ हाइड्रोफोबिक बॉन्ड्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड्स, ठीक है। तो यहाँ पर कैसे किया है, तो प्रोटोप्लास्ट्स आर करते हैं, आर इमोबिलाइज्ड इन लो मेल्टिंग अगार। यहाँ पे लो मेल्टिंग अगार का यूज़ करके प्रोटोप्लास्ट को पहले इमोबिलाइज करते हैं, उसके बाद उसको लो मेल्टिंग अगार एंड होल्डिंग पिपेट, ए होल्डिंग पिपेट is used while injecting through the injection pipette। ये जो इंजेक्शन पिपेट होता है वो ग्लास माइक्रो कैपिलरी होता है, ठीक है, इंजेक्शन पिपेट, ओके। अब इसमें मेजर लिमिटेशन क्या होती है,
वो ये है कि ये बहुत ही स्लो प्रोसेस हो जाता है, ठीक है, और ये बहुत ही एक्सपेंसिव है। एक्सपेंसिव क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें चाहिए, ऊपर से स्किल्ड प्रोफेशनल्स चाहिए, ठीक है, स्किल्ड प्रोफेशनल्स चाहिए, क्योंकि हर कोई इसको नहीं कर सकता है, ठीक है, स्किल्ड भी होने चाहिए, वो एक्सपीरियंस्ड भी होने चाहिए, तभी वो कर सकते हैं। ओके, तो अभी हमने पढ़ लिया माइक्रो इंजेक्शन और इलेक्ट्रोपोरेशन। नेक्स्ट हमारा क्या था? जीन गन मेथड। जीन गन मेथड, जीन गन मेथड। ओके, अब जो जीन गन मेथड है ना, उसको हम पार्टिकल बम्बार्डमेंट, पार्टिकल बम्बार्डमेंट या फिर बायोलिस्टिक्स भी कहते हैं। अब ये क्यों कहते हैं? उसका रीज़न ये है कि जैसे ये हमारा सेल है, अब एक जीन गन रहता है, वो क्या करता है, एक हैवी मेटल को ले लेता है, इधर गोल्ड और टंगस्टन, ठीक है, उसमें रेड कलर से लिखते हैं हम ये। सो उसमें क्या करता है ये, क्या करते हैं, डीएनए को ऐसे रैप करते हैं, ठीक है, गोल्ड में डीएनए को रैप किया समझो, और एक जीन गन का यूज़ करके इसको यहाँ पे बम्बार्ड करा दिया, तो वो सेल के अंदर जाके बम्बार्ड हो गया, ठीक है, और वो जो डीएनए है वो उधर जाके अनवाइंड होके अपना काम करने लगता है। नाउ जीन गन मेथड में हम लिखते हैं अ प्रोसेस where the micro प्रोजेक्टाइल, माइक्रो प्रोजेक्टाइल यही है हमारा पूरा सिस्टम, प्रोजेक्टाइल जिसमें गोल्ड और डीएनए है, ठीक है, माइक्रो प्रोजेक्टाइल कोटेड विद डीएनए, ठीक है, ये पूरा जो सिस्टम है माइक्रो प्रोजेक्टाइल यानी कि गोल्ड या टंगस्टन प्लस डीएनए, उसको बम्बार्ड किया जाता है। प्रोसेस वेयर द माइक्रो प्रोजेक्टाइल कोटेड विद डीएनए इज bombarded on the cell, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, बहुत ही हाई वेलोसिटी में किया जाता है, सेल ऑन द सेल एट अ वेरी हाई वेलोसिटी। ओके, इसको हम पार्टिकल गन भी कहते हैं या जीन गन भी कहते हैं, हम इसको जीन गन लिख देते हैं, ठीक है। ये है हमारा डीएनए और ये है हमारा गोल्ड, कोई भी हैवी मेटल टाइप का, मतलब कोई भी नहीं ले सकते वरना सेल टॉक्सिसिटी हो जाएगी, टंगस्टन, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, ये जो माइक्रो प्रोजेक्टाइल है वो सेल वॉल को पेनिट्रेट करेगा, है ना, ये हमारा जो है सेल वॉल को पेनिट्रेट करता है, और जो कैरियर है हमारा गोल्ड या टंगस्टन, वो डीएनए हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है या डीएनए ऑफ इंटरेस्ट है, उसको हाई वेलोसिटी में जाके अंदर प्लांट के सेल के अंदर घुसा देता है, ठीक है। हम यहाँ पे प्लांट सेल को एज एन एग्जाम्पल लिए हैं, ठीक है। इसे हम मोस्टली यूज़ करते हैं ऐसे प्लांट्स में जहाँ पे एग्रोबैक्टीरियम मीडिएटेड ट्रांसफ़र नहीं हो सकता है, क्योंकि प्लांट्स में मोस्टली एग्रोबैक्टीरियम जो है वो बहुत अच्छे से काम करता है, अच्छे से अपना जीन ट्रांसफ़र कर सकता है, इसलिए मोस्टली उसको यूज़ करते हैं। पर ऐसे प्लांट्स जहाँ पे जो एग्रोबैक्टीरियम मीडिएटेड ट्रांसफ़र या इन्फेक्शन नहीं होता है, एग्रोबैक्टीरियम वहाँ पे इन्फेक्ट नहीं करता है, तो वहाँ पे हम जीन मेथड को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो जो ये हमारा माइक्रो प्रोजेक्टाइल है,
ये सेल मेम्ब्रेन को पेनिट्रेट कर देता है, पेनिट्रेट्स द सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, पेनिट्रेट कर देता है सेल मेम्ब्रेन को, और उसके बाद जो हमारा जीनोम है उसमें जाके इंटीग्रेट हो जाता है। ठीक है, ये इतना इम्पोर्टेंट पार्ट था। उसके बाद हम ये भी जान सकते हैं कि जो उसकी मल्टी कॉपीज़ बनती है, ठीक है, और इसमें बहुत ज़्यादा उसकी भी ज़रूरत नहीं होती है ना, कि लिमिटेशंस है ना, बट जनरली हमें ये देखने मिलता है क्योंकि उसकी लो एफिशिएंसी है, क्योंकि हम यहाँ पे मतलब पार्टिकल को बम्बार्ड करा रहे हैं ना, तो ज़रूरी नहीं है कि वो जाके सेल के अंदर पक्का चला जाएगा। तो सबसे ज़्यादा एफिशिएंट अभी तक कौन सा था? तो अभी तक सबसे ज़्यादा था माइक्रो इंजेक्शन, फिर उसके बाद इलेक्ट्रोपोरेशन कह सकते हैं ना। तो इसमें ना एक छोटा सा डायग्राम है, वैसे तो आप सर्च करना जीन गन मेथड, क्योंकि उसका एक बहुत ही बड़ा अपैरेटस होता है अलग सा, है ना। तो यहाँ से ये पूरा एक चैम्बर है, ओके, यहाँ से हीलियम फेंक के मारते हैं, ठीक है और उसके बाद यहाँ पे एक डिस्क लगा रहता है ऐसे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक ऐसा मेम्ब्रेन टाइप का है ना, तो ऊपर एक मेम्ब्रेन है, यहाँ पे मैं येलो कलर का यूज़ करती हूँ, शाइनी, ये हमारा गोल्ड है, ठीक है, ये गोल्ड है, गोल्ड की लेयर, और इस गोल्ड की लेयर में डीएनए ऐसे उसको कवर किया हुआ, कोट किया हुआ, ठीक है। तो डीएनए कोट किया है इस गोल्ड की लेयर में, मतलब जितने भी गोल्ड पार्टिकल्स हैं उनमें डीएनए है, ठीक है। और जो नीचे वाला ये लेयर है, ये एक स्टॉपिंग स्क्रीन होता है, और उसके बाद हमारा जो भी सेल है, ठीक है, जो भी टारगेट है वहाँ पे, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं डीएनए कोटेड गोल्ड पार्टिकल्स, ये है हमारा स्टॉपिंग स्क्रीन, ओके। और ये हमारा डिस्क है, वैसे तो ये रप्चर डिस्क होता है, रप्चर डिस्क, ठीक है। उसके ऊपर एक, इसके ऊपर एक फ्लाइंग डिस्क भी होता है, तो अभी इतना तो नहीं बना रही, तो इतना मेन है जीन गन मेथड में, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा है केमिकल, ठीक है। केमिकल मेथड में हम पढ़ेंगे पेग मीडिएटेड बस, ठीक है। अच्छा, हमने लाइपोसोम मीडिएटेड नहीं पढ़ा ना, चलो पहले लाइपोसोम मीडिएटेड पढ़ लेते हैं, जो हमारा फोर्थ है, येलो कलर, लाइपोसोम मीडिएटेड जीन ट्रांसफ़र। अब आपको लाइपोसोम से क्या समझ में आ रहा है? ठीक है, मतलब एक लिपिड की एक लेयर है, ठीक है, एक लिपिड की लेयर है, इसके अंदर हमारा डीएनए भरा हुआ है, और ये लिपिड लेयर जाके, ये हमारी सेल है, सेल मेम्ब्रेन, उस मेम्ब्रेन से जाके फ्यूज़ हो जाती है, क्योंकि इनकी जो पोलैरिटी है वो सेम है, मतलब कि जैसे जो हमारा सेल मेम्ब्रेन होता है, आप जानते ही हो कि वो उसका आउटर लेयर हाइड्रोफोबिक होता है, राइट, और जो इनर लेयर होता है वो टेल होता है हाइड्रोफिलिक। तो जो उसका हाइड्रोफोबिक हेड है वो किसे पसंद करता है? वो लिपिड को पसंद करता है, क्योंकि वो खुद भी लिपिड है। तो जब कोई लिपिड लेयर उसके पास आएगी, है ना, तो वो उसको अपने आप में फ्यूज़ कर लेगा, तो ये जाके इसमें फ्यूज़ हो जाता है, और जो डीएनए उसके अंदर है उसको इंसर्ट कर देता है अंदर, ठीक है, अंदर डीएनए आ जाता है।
तो ये ऐसे काम करता है। तो सबसे पहले तो लाइपोसोम मीडिएटेड जीन ट्रांसफ़र को हम लाइपोफेक्शन भी कहते हैं, लाइपोफेक्शन, राइट। अब लाइपोफेक्शन एक केमिकल मेथड है जिसमें जो फॉरेन डीएनए है, मेथड ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ फॉरेन डीएनए, जो भी हमारा जीन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसको ट्रांसफ़र करने के लिए इनटू द सेल। यूजिंग लाइपोसोम्स। अब लाइपोसोम्स क्या होते हैं, हम शॉर्ट में यहाँ पे छोटा सा लिख देते हैं। Liposomes are small spherical vesicles, ठीक है, small spherical vesicles made up of phospholipid लेयर। ओके, अब इसमें क्या होता है, मोस्टली फॉस्फोलिपिड का मोनोलेयर होता है ना। जैसे ये हमारा लिपिड है, ठीक है, ये उसकी हेड और टेल है, ठीक है। ओके, अब क्या होता है, ये जो पार्ट है ये हाइड्रोफोबिक होने के कारण ऐसे खुद बंद होने की कोशिश करता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम डीएनए रख देते हैं और ये खुद से ऐसे सर्कल में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, ऐसे, ठीक है। और मतलब यहाँ पे ये उसके हेड और टेल है, ठीक है, और अंदर हमारा डीएनए है, कुछ ऐसा हो जाता है। सो these liposomes encapsulate DNA and fuse with the cell membrane, ठीक है, और फ्यूज़ हो जाता है। उसके बाद जो भी हमारा जेनेटिक मटेरियल है, जो भी हमारा डीएनए है, उसको ट्रांसफ़र कर देता है सेल में, सेल मेम्ब्रेन, एंड डिलीवर द डीएनए इन द सेल, ठीक है। तो लाइपोसोम मोस्टली आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड ही होते हैं क्योंकि हम इसको लैब में बनाते हैं। तो यहाँ पे आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड, ठीक है, आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड वेसिकल्स लिख सकते हैं, वेसिकल्स। ओके, इसको नेचुरल और सिंथेटिक फॉस्फोलिपिड से बना सकते हैं, मतलब सिंथेटिक फॉस्फोलिपिड से भी बना सकते हैं और नेचुरल फॉस्फोलिपिड से भी बना सकते हैं, ठीक है। जो मैं बोल रही हूँ उसको लिख लेना। ओके, और ये बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन को मिमिक करता है, मिमिक्स बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन, ओके। और ये मोस्टली पॉजिटिवली चार्ज होते हैं ताकि ये नेगेटिवली चार्ज डीएनए से बाइंड कर सके और सेल मेम्ब्रेन से, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देती हूँ कैटायनिक, यानी कि पॉजिटिवली चार्ज्ड टू बाइंड विथ नेगेटिवली चार्ज्ड डीएनए। अच्छा, अब इसके साथ एक क्वेश्चन आता है कि जो हमारा डीएनए वो नेगेटिवली चार्ज्ड किसके कारण होता है, ठीक है, सर्च करना अब जाके। वैसे तो फॉस्फेट के कारण होता है, पर फॉस्फेट ग्रुप में भी किसके कारण होता है ये सर्च करना, ठीक है। इतना आसान नहीं है, मतलब इतने आसानी से तुम आंसर नहीं दे पाओगे। हो सकता है तुम भी आंसर दे रहे हो कि हाँ बिकॉज ऑफ द फॉस्फेट ग्रुप, बट वाई, व्हाट्स इन द फॉस्फेट ग्रुप
दैट्स एक्चुअली इंड्यूसिंग द नेगेटिव चार्ज ऑन द डीएनए। ठीक है, मेरा बताने का तो मन कर रहा है पर आप लोग ढूंढना, थोड़ी मेहनत करो। नेगेटिवली चार्ज डीएनए एंड सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, मोस्टली इसको एनिमल सेल कल्चर में यूज़ किया जाता है और प्लांट प्रोटोप्लास्ट में भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इन वीवो डिलीवरी में भी यूज़ कर सकते हैं, है ना। इसमें सबसे पहले लाइपोसोम बनाते हैं, सेल से मिक्स करते हैं, फ्यूजन कराते हैं, उसके बाद ये अपटेक कर लेता है डीएनए को और उसके बाद वो उस जीन को एक्सप्रेस करने लगता है। बहुत ईजी है ना। सो नेक्स्ट अब हमारा आ गया केमिकल मेथड। केमिकल मेथड में हम सिर्फ पढ़ेंगे पेग मीडिएटेड। ओके, पेग का फुल फॉर्म क्या था, जल्दी से बोलो तुरंत। पॉली इथाइलिन ग्लाइकॉल। ठीक है, पॉली इथाइलिन ग्लाइकॉल मीडिएटेड जीन ट्रांसफ़र, ये भी एक केमिकल मेथड है। ओके, सो इसमें क्या होता है, जो फॉरेन डीएनए है उसको हम इंट्रोड्यूस कराते हैं स्पेशली प्लांट प्रोटोप्लास्ट और कुछ एनिमल सेल्स में, जिसमें सेल की परमिएबिलिटी को इंक्रीज़ करते हैं यूजिंग पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल। ठीक है, सो ये मुझे येलो कलर से लिखना था पर अब ठीक है, मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ ऐसे। इसमें क्या करते हैं, the DNA is introduced in the cell using polyethylene glycol as it increases the permeability। ठीक है, सेल की मेम्ब्रेन की जो परमिएबिलिटी है उसको इंक्रीज़ कर देता है। अब ये क्या करता है, जो पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल है, अरे यार, पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल प्रमोट करता है फ्यूजन को, द फ्यूजन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, मेम्ब्रेन एंड हेल्प्स the DNA to enter। मेन मैकेनिज्म क्या है इसका, कि ये एक डिहाइड्रेटेड इन्वायरमेंट क्रिएट करता है, जिसके कारण से जो डीएनए है और जो सेल है वो क्लोज कांटेक्ट में आ जाते हैं, जिसके कारण से जो डीएनए वो अपटेक होता है, क्योंकि जो पेग है ना वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को टेम्परेरीली डिसरप्ट भी करता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लिख लेते हैं, पेग के बारे में एक छोटी सी बात लिख लेते हैं, पिंक कलर से, पिंक वेयर आर यू। जो पेग है वो नॉन आयनिक हाइड्रोफिलिक पॉलीमर होता है। ओके, अब जो पेग है वो डिसरप्ट करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन टेम्परेरीली प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डिसरप्ट करता है और क्रिएट करता है
एक डिहाइड्रेटेड इन्वायरमेंट। अब डिहाइड्रेटेड इन्वायरमेंट होने के कारण मैंने अभी बताया क्या होगा, बताओ आप फिर से। which causes DNA in the cell membrane to come in close contact। ठीक है, जिसके कारण से DNA अपटेक होगा, which causes DNA अपटेक। अब नेक्स्ट हमारा था बायोलॉजिकल मेथड। कहाँ गया? बायोलॉजिकल मेथड में हम पढ़ेंगे एग्रोबैक्टीरियम मीडिएटेड। ओके, सो यहाँ पे लिखते हैं बायोलॉजिकल मेथड ऑफ जीन ट्रांसफ़र। ठीक है, बायोलॉजिकल मेथड ऑफ जीन ट्रांसफ़र में हम पढ़ेंगे एग्रोबैक्टीरियम मीडिएटेड जीन ट्रांसफ़र। ठीक है, अब एग्रोबैक्टीरियम मीडिएटेड जीन ट्रांसफ़र में क्या होता है, इसमें हम बैक्टीरिया का यूज़ करते हैं जो कि एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफिशियन है ना। यहाँ पे हम लिखेंगे इट इज़ ए नेचुरल एंड हाईली एफिशिएंट। ये हाईली एफिशिएंट क्यों होता है मैं बताऊंगी अभी। मेथड ऑफ जीन ट्रांसफ़र इन प्लांट्स। ठीक है, यहाँ पे मैंने इन प्लांट्स लिखा है, ध्यान से। ठीक है, इन प्लांट सेल्स लिख देती हूँ। ठीक है, इट इज़ ए नेचुरल हाईली एफिशिएंट मेथड ऑफ जीन ट्रांसफ़र इन प्लांट्स यूजिंग, किसका यूज़ करते हैं हम, द बैक्टीरियम। हम इसमें बैक्टीरिया का यूज़ करते हैं। कौन से बैक्टीरिया का, एग्रोबैक्टीरियम। इससे ही आ रहा है, ठीक है, समझ में। उसकी स्पीशीज़ क्या है, ट्यूमेफिशियन, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफिशियन, ठीक है। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफिशियन का यूज़ करके हम जीन को ट्रांसफ़र कर रहे हैं प्लांट्स में। वो क्यों, क्योंकि ये बैक्टीरिया प्लांट को इन्फेक्ट करता है। अब उसका हम इस इन्फेक्टिंग पावर को यूज़ करके जीन ट्रांसफ़र कराएंगे। ठीक है, बस जो उसका हार्मफुल पार्ट है उसको हटा देंगे। तो इट नेचुरली, ये क्या करता है, इसके अंदर होता है एक टीआई प्लाज्मिड। ठीक है, तो इट नेचुरली ट्रांसफर्स ए पोर्शन ऑफ इट्स प्लाज्मिड। इसके प्लाज्मिड में ना एक पोर्शन होता है जिसको हम कहते हैं टीआई प्लाज्मिड। इन दी प्लांट जीनोम, मतलब प्लांट सेल के अंदर उसने जो प्लांट का जीनोम है उसके अंदर अपना टीआई प्लाज्मिड का पोर्शन टीडीएनए, शायद उसको टीडीएनए बोलते हैं, आई एम नॉट वेरी श्योर। सो एक बार इसको मैं देख के बताऊंगी। सो वो अपने प्लाज्मिड में से एक पोर्शन प्लांट सेल के जीनोम में इनकॉर्पोरेट करते हैं, इन दी प्लांट सेल्स जीनोम। ठीक है, और ये ना क्या करता है, जो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफिशियन, ये डिसीज़ कॉज करता है प्लांट्स में, जो कि क्राउन गॉल डिसीज़। अब इस क्राउन गॉल डिसीज़ में यहाँ पे छोटा सा लिख दे रही हूँ,
अब इसकी जो क्राउन गॉल डिसीज़ है, इस फैक्टर को अगर हम हटा दें तो उसके हम इन्फेक्टिंग पावर को यूज़ कर सकते हैं, राइट। और इसमें ना ये tDNA है, ठीक है, और ये जो प्लाज्मिड है यही T प्लाज्मिड है, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, उसके प्लाज्मिड को ही हम TI प्लाज्मिड कहते हैं। और उस TI प्लाज्मिड में एक पोर्शन होता है जो कि होता है tDNA, और tDNA का फुल फॉर्म है ट्रांसफ़र DNA, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ ट्रांसफ़र DNA, छोटा सा ट्रांसफ़र DNA। तो इस ट्रांसफ़र DNA को वो प्लांट के जीनोम में इंटीग्रेट कराता है, ठीक है। और जो TI प्लाज्मिड है उसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, जैसे अभी तो हमने देखा कंपोनेंट्स इसके T प्लाज्मिड है, ठीक है। इसके अलावा विर जीन भी है जो कि वायरुलेंस जीन है, जो मेनली वायरुलेंस कॉज करता है उसमें किसमें, प्लांट्स में। और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसको हम हटाते हैं, ठीक है। देखो tDNA था, ट्रांसफ़र DNA, उसके अलावा है विर जीन जो कि है वायरुलेंस जीन, जो कि प्रोटीन को कोड करता है, जो मोस्टली वायरुलेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। अब फाइनली जिसको हम हटा देते हैं वो है ऑन्कोजीन। तो जो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमरफेशियन है वो ट्यूमर कॉज करता है प्लांट्स में। तो इस ऑन्कोजीन जो कि ट्यूमर इंड्यूसिंग जीन है, इसको हम ना जब यूज़ करना है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमरफेशियन को, तो हम इस जीन को हटा देते हैं। तो इट्स रिमूव्ड, ठीक है, इट्स रिमूव्ड इन बायोटेक्नोलॉजिकल वेक्टर्स, ठीक है। जब हम उसे एज अ वेक्टर यूज़ करते हैं तो उस ऑन्कोजीन को हटा देते हैं, क्योंकि हमें प्लांट में ट्यूमर कॉज थोड़ी ना करना है, हमें जीन को ट्रांसफ़र करना है। तो इस पार्ट को हम हटा देते हैं और अपना जो टारगेट DNA है वो उसको प्लांट में इंसर्ट करा देते हैं। सो एग्रोबैक्टीरियम मीडिएटेड ऐसा होता है, इसमें पहले तो हम रिकॉम्बिनेंट TI प्लाज्मिड बनाएंगे जिसमें से ऑन्कोजीन और जो एक और ओपीन जीन भी होता है इसमें, ठीक है, ओपीन जीन, इसको भी हटा देंगे, ठीक है, जो हमारा प्लाज्मिड है। फिर उसके बाद जो tDNA है वो जाके मतलब इस पूरे प्लाज्मिड को हम प्लांट के साथ कल्चर करेंगे, जो फिर उसके बाद जो tDNA वो ट्रांसफ़र हो जाएगा प्लांट के खुद के जीनोम के साथ, इनकॉर्पोरेट हो जाएगा। और उसके बाद जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो उस प्लांट में एक्सप्रेस होने लगेगा, क्योंकि वो प्लांट में इनकॉर्पोरेट हो चुका है, ठीक है। सो हमारे जीन ट्रांसफ़र मेथड्स में इतने ही थे जो हमें पढ़ने थे। बाकी प्लांट वायरस वेक्टर है जिसमें हम प्लांट वायरसेस है उनका यूज़ कर सकते हैं। ये बैक्टीरिया का यूज़ कर रहे थे, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये वाइडली यूज़ होता है, इसलिए हमने इसको पढ़ा। प्लांट वायरस वेक्टर जो है उसको भी यूज़ करते हैं, बहुत सारे ऐसे प्लांट वायरसेस हैं जिनको यूज़ करके हम जीन का ट्रांसफ़र करा सकते हैं। इलेक्ट्रोपोरेशन पढ़ा हमने, माइक्रो इंजेक्शन पढ़ा, जीन गन मेथड पढ़ा। इसके बाद हम पढ़ेंगे सिलेक्टेबल मार्कर्स, ठीक है। सिलेक्टेबल मार्कर्स जो हम यूज़ करते हैं मोस्टली, जैसे कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, ठीक है, और लैक्जी, ये सब पढ़ेंगे, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में। सो अभी के लिए इतना ही, बाय बाय।